With new video, welcome at English Study. नमस्कार, I am Rekha Gupta. Today we will read about feminism and feminist criticism. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. Feminism, a range of socio-political movements and ideologies that aim to define and establish the political, personal, economic and social equality of the sexes to fight against gender stereotypes. एक्चुअली फेमिनिज़म क्या है? फेमिनिज़म एक तरह का सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है और आइडियोलॉजी है जिसका एम क्या है, जो जेंडर के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उस डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश करना, उसको ख़त्म करना, और पॉलिटिकल, पर्सनल, इकोनॉमिक और सोशल बेस पे इक्वलिटी गेन करना फीमेल को इन द कंपेरिजन ऑफ मेल। मीन्स जो सारे राइट्स पॉलिटिकल, पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल लेवल पे मेल इंजॉय करते हैं वही राइट्स फीमेल भी इंजॉय करे। और इसी से रिलेटेड जो मूवमेंट चला, जो आइडियोलॉजी अडॉप्ट की गई, दैट इज़ फेमिनिज़म। इसमें जो जेंडर से लेकर स्टेरियोटाइप्स होता है जेंडर के बारे में, उस स्टेरियोटाइप्स को क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट किया जाता है। फेमिनिज्म इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ट्रेडिशंस कॉल्ड लिबरल, रेडिकल, सोशल और मार्क्सिस्ट। जो फेमिनिज्म है उसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ फेमिनिस्ट जो होते हैं वो लिबरल होते हैं, कुछ रेडिकल होते हैं और कुछ सोशल या मार्क्सिस्ट होते हैं, नोन एज बिग थ्री स्कूल ऑफ फेमिनिज्म थॉट। और ये जो तीनों कैटेगरी है इन्हें बिग थ्री स्कूल के रूप में जाना जाता है फेमिनिज्म थॉट के। एक्चुअली ये तीनों ही क्या फेमिनिज्म से रिलेटेड थॉट्स हैं और इन तीनों को बिग थ्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। Now we will see about feminist criticism. Feminist literary criticism is an interdisciplinary approach which focuses on gender politics. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और ये जेंडर पॉलिटिक्स पे फोकस करता है। जेंडर पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो मेल फीमेल को लेकर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस गैप को कम करना या ख़त्म करना। It rarely confines itself to mere textual analysis, rather it looks the text within the society, what gender means in that particular context. तो फेमिनिज्म में स्ट्रक्चरलिज्म और जो डिकन्स्ट्रक्शन के बारे में आगे आपने पीछे के वीडियोस में पढ़ा है, तो उस तरह का कोई टेक्सचुअल एनालिसिस नहीं है फेमिनिज्म में, बल्कि इसमें सोसाइटी के अंदर जो भी टेक्स्ट सामने नज़र आता है उस टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है। किस रेफरेंस में? जेंडर के रेफरेंस में, कि कहीं से वो टेक्स्ट अगेंस्ट द फीमेल नहीं ना है। तो इसमें यही कोशिश की जाती है कि फीमेल के अगेंस्ट अगर कोई टेक्स्ट एक्टिव हो रहा है तो उस टेक्स्ट का अपोज करना। इट एम्फेसाइजेज द वेज इन विच डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज मैनिफेस्टेड एंड हाउ दिस कैन बी रेसिस्टेड एंड काउंटर्ड। इसमें क्या एम्फेसाइज किया जाता है? जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के अगेंस्ट, उसको वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कैसे अपोज किया जा सकता है, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। यही सब चीज़ें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में देखने को मिलता है। तो जो भी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म होते हैं उसमें वुमेन को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट वर्क किया जाता है, सो दैट कि वुमेन को इक्वल राइट मिल सके। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कैन बी स्टूडिड थ्रू थ्री वेव्स विच ऑकर इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्रिटिसिज्म की थोड़ी स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गया तो उसको क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे थ्री वेव्स की बात की गई है, तो एक्चुअली फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को लेकर फोर्थ वेव्स हैं, मीन्स फोर वेव्स चल रहे हैं, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट वेव्स हैं वो थ्री हैं। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। फर्स्ट वेव कब स्टार्ट होता है? 1816 अराउंड स्टार्ट होता है, और सेकेंड वेव 1960s में, थर्ड वेव 1990s में, और फोर्थ वेव जैसे थर्ड वेव एंड होता है 2010 में तब स्टार्ट होता है। तो फोर्थ वेव के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वेव। तो फर्स्ट वेव में क्या है, इसमें किस इश्यू को उठाया गया था? फर्स्ट वेव इज लेड बाय वाइट वुमेन इन द मिडिल क्लास secured rights that were previously denied women, such as the right to education,
right to vote, own property, hold office, work, maternity leave, etc. फर्स्ट वेव में जो मिडिल क्लास की वुमेन थी उनको बहुत सारे राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो उसी को लेकर जो मिडिल क्लास की वाइट वुमेन होती थी उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया कि भाई हर तरह के जो राइट मेल को मिलते हैं वो फीमेल को क्यों नहीं मिलते हैं। एजुकेशन का राइट हुआ, वोट का राइट हुआ, प्रॉपर्टी का राइट हुआ, वर्क करने का राइट हुआ, मैटरनिटी लीव एक्सेट्रा। वन कैन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमेन। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फर्स्ट वेव में जो बेसिक ज़रूरत थी वुमेन के लिए उन बेसिक ज़रूरतों पे फोकस किया गया और उसी की डिमांड की गई फर्स्ट वेव में। एक्टिविस्ट कौन कौन थे इससे रिलेटेड, फर्स्ट वेव से रिलेटेड? सोजॉर्नर ट्रूथ, ब्लैक अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं ये। एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ये फर्स्ट फीमेल फिजिशियन है यूके की। तो सोचिए एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो है वो यूके की फर्स्ट फीमेल फिजिशियन बनी है, तो कितना उन्होंने फाइट किया होगा अपने टाइम में फिजिशियन बनने के लिए, डॉक्टर जो मेडिकल की डिग्री है वो लेने के लिए। प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर, एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने अमेरिकन सिविल वॉर के समय इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जेन एडम्स अमेरिकन सोशल वर्कर, वो नोबेल प्राइज इन 1931। जेन एडम्स जो हैं वो अमेरिकन सोशल वर्कर हैं और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। एंड नेक्स्ट वन इज डोरोथी डे, अमेरिकन जर्नलिस्ट, द लॉन्ग लॉनलीनेस 1952। डोरोथी डे जो है वो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं और इनका वर्क था द लॉन्ग लॉनलीनेस 1952 में आया था। और वन मोर इम्पॉर्टेंट नेम इज दैट वर्जीनिया वुल्फ, इनका एक एसे है अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 में आता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ दिस फर्स्ट वेव इज चार्लोट ब्रॉन्टी, इनका वर्क है जेन आयर 1847 में आता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट राइटर्स हैं और इसमें से कुछ राइटर्स के बारे में डिटेल में वीडियो आएगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट not only as a feminist writer but also as a modern writer. Antonia White, first in May 1933। एंटोनिया वाइट जो हैं ये भी फर्स्ट वेव से जुड़ी हुई हैं और इनका वर्क था फर्स्ट इन मे 1933 में आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में क्या क्या इशू उठाए गए थे? फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, सेक्सुअलिटी, कस्टडी लॉ, डाइवोर्स लॉ, वर्क प्लेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ऑफिशियल इनइक्वलिटी एक्सेट्रा। तो जो सेकेंड वेव है वो फर्स्ट वेव को ही थोड़ा सा एनलार्ज करके इसमें डिमांड की गई थी। जो फैमिली प्रॉब्लम्स थे, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह थे, सेक्सुअलिटी, मैरिटल रेप, ये सारे जो इश्यूज़ थे, डाइवोर्स को लेकर, कस्टडी लॉज को लेकर बच्चों की, तो और वर्क प्लेस में जो भी इनइक्वलिटी वगैरह होती थी, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, ऑफिशियल इनइक्वलिटी, इस सब पे फोकस किया गया था सेकेंड वेव में। एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट चैलेंज द नोशन ऑफ द कैनन इन टू मेन वेज। इस टाइम पीरियड में जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट थे उन्होंने जो कैनन थे, पृष्ठ थे, उनके नोशन को दो तरीके से चैलेंज किया। पहला, क्रिटिक्स नोटेड दैट द टेक्स्ट विच कॉन्स्टिट्यूटेड द कैनन वर मेनली मेल ऑथर्ड एंड दियर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स टेंडेड टू बी लार्जली नेगेटिव एंड स्टीरियोटाइप्स। तो जो कैनन थे, जो भी मतलब रूल रेगुलेशन थे और जो भी टेक्स्ट उस समय आते थे सोसाइटी में, जो भी वर्क आते थे लिटरेरी वर्क्स, वो मेल ऑथर्ड हुआ करते थे, स्पेशली जो रिलीजन से रिलेटेड होते थे और उसमें फीमेल कैरेक्टर को बहुत ही निगेटिव और स्टीरियोटाइप वे में प्रेजेंट किया जाता था। तो इस बात को भी एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट ने चैलेंज किया। सेकेंड थिंग, इन अ शिफ्ट दैट हैज़ बीन टर्म्ड gynocriticism, critics sought an alternative tradition to the male canon, believing that this would offer examples of more positive representations of women. तो गायनोक्रिटिसिज्म जो टर्म है ये चीज़ आया सेकेंड थिंग। और जो क्रिटिक्स थे उनको लगता था कि अल्टरनेटिव ट्रेडिशन टू द मेल कैनन, बिलीविंग दैट दिस वुड ऑफर एग्जाम्पल ऑफ मोर पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन। तो अगर जो मेल कैनन है उनके जगह फीमेल कैनन का जो ट्रेडिशन है वो आ जाए तो शायद उससे क्या होगा, वुमेन की जो पॉजिटिव रोल है, जो उनकी पॉजिटिव इमेज है, उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। Their fundamental beliefs can be summarized by the slogan, "The personal is political."
और सेकेंड वेव में जो एक्टिविटीज़ हुआ करते थे उनका एक फंडामेंटल बिलीफ था, और वो फंडामेंटल बिलीफ क्या था, जो एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट थे उनका एक स्लोगन है उनके फंडामेंटल बिलीफ को प्रेजेंट करने के लिए, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग दैट पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ नीदर इंडिविजुअल नॉट आइसोलेटेड। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किसी का भी पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है वो उसका इंडिविजुअल नहीं होता है और ना ही आइसोलेटेड होता है, रादर इट इज़ सोशल, पॉलिटिकल एंड सिस्टमेटिक। वो सोशल होता है, पॉलिटिकल होता है, सिस्टमेटिक होता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ द पार्ट ऑफ सोसाइटी। A final significant strand of 1970s Anglo-American feminist criticism was a body of work that has come to be known as the female aesthetic. तो 1970s में जो एक स्ट्रैंड आया एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट का, जो कहा जाने लगा फीमेल एस्थेटिक, उन्हें क्या कहा जाने लगा, फीमेल एस्थेटिक कहा जाने लगा। इन फ्रांस अ स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म विच बोर some similarities to the female aesthetic developing। फ्रांस में भी कुछ क्या हुआ कि जो फीमेल एस्थेटिक है उनका विकास हुआ फॉलोइंग टू एंग्लो अमेरिकन फीमेल एस्थेटिक। बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ जैक्स लैकान एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट चीफली हेलेन सिक्सॉस, ल्यूस इरिगरी एंड जूलिया क्रिस्टेवा described a style of writing which they termed literature फेमिनाइन। अब देखिए इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो जैक्स लेकान है इनके वर्क्स को और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है उनके वर्क्स को फॉलो करते हुए हेलेन सिक्सॉस, ल्यूस इरिगरी और जूलिया क्रिस्टेवा ने एक स्टाइल राइटिंग का रिप्रेजेंट किया एंड दैट इज़ कॉल्ड लिटरेचर फेमिनाइन। ये फ्रेंच टर्म में है। अब इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में डिटेल में वीडियो आएगा। एक्टिविस्ट एंड ऑथर ऑफ द सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव के एक्टिविस्ट और ऑथर्स कौन कौन हैं? कैट मिलेट डॉक्यूमेंटेड द वेज इन विच वुमेन प्रेजेंटेड एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। कैट मिलेट ने कहा है कि जो फीमेल है उनको ऑलवेज क्यों सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है किसी भी लिटरेरी वर्क में। एलन सो वाल्टर ड्यू अटेंशन टू अ ट्रेडिशन ऑफ नेग्लेक्टेड वुमेन नॉवेलिस्ट। एलन जो भी नेग्लेक्टेड वुमेन नॉवेलिस्ट थे उन पे एक अटेंशन किया, अपने वर्क में उनको मेंशन किया और उनको लाइमलाइट में लेकर आए। सांड्रा गिलबर्ट एंड सुसान गुबार अपोज दैट वुमेन आर जस्ट फॉर चाइल्ड वियर क्रिएटिविटी कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर दियर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सांड्रा और सुसान का क्या था कि उन लोगों ने अपोज किया इस बात को लेकर कि वुमेन इज जस्ट टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, और ऐसा कहा जाता था एट द टाइम कि वुमेन कोई भी क्रिएटिविटी वर्क करेंगी तो वो उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए। तो इन सारी बातों का इन्होंने ऑब्जेक्शन किया सांड्रा और सुसान ने। एलिस वॉकर एसे इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन 1977। एलिस वॉकर अपने एसे इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन जो कि इनका 1977 में वर्क आता है, इसमें इन्होंने फेमिनिज्म को सपोर्ट किया। एड्रिन रिच एडवोकेटेड एन avant-garde फॉर्म ऑफ राइटिंग। एड्रिन रिच ने फेमिनिस्ट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक राइटिंग का फॉर्म प्रेजेंट किया दैट इज avant-garde। टोरी मॉय ब्रोक डाउन द परसीव्ड ऑपोजिशन बिटवीन द एंग्लो अमेरिकन एंड फ्रेंच ट्रेडिशन। टोरी मॉय ने क्या किया, जो एंग्लो अमेरिकन और फ्रेंच ट्रेडिशन को लेकर जो भी ऑपोजिशन थी उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। सारा मिल्स कंबाइंड अप्रोच। सारा मिल्स ने कौन सी अप्रोच को फॉलो किया? कंबाइंड अप्रोच को फॉलो किया। कंबाइंड अप्रोच मीन्स एंग्लो अमेरिकन फ्रेंच ट्रेडिशन बोथ। जेन स्पेंसर एक्सप्लोर द वर्क ऑफ अ नंबर ऑफ नेग्लेक्टेड वुमेन राइटर्स। जेन स्पेंसर ने क्या किया कि जितने भी फीमेल राइटर्स थे उनके क्या किया, उनको एक्सप्लोर किया, उनको फिर से वापस एक पहचान दिलाई। गायत्री स्पिवॉक फ्रॉम इंडिया अपोज टू फोकस ऑन वाइट सेंटर्ड फीमेल कैरेक्टर्स। इन्होंने ये किया गायत्री स्पिवॉक ने कि ऑलवेज वाई द पार्ट ऑफ लिटरेचर इज इंग्लिश लिटरेचर इज वाइट फीमेल, क्यों उन्हीं को हर तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई नॉट अदर। जीन राइस वाइड सरगासो सी 1966।
इसी रेफरेंस में जेन राइस का वर्क आता है वाइड सरगासो से 1966 में। बारबरा क्रिश्चियन आर्ग्यूड दैट डिफाइनिंग थ्योरी एज एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। तो बारबरा ने क्या कहा कि जो डिफाइनिंग थियरी है वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है, इस बात को इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। यू कोसोव्स्की सेज वीक स्टडी द लिंक्स बिटवीन होमोफोबिया एंड मिसोगिनी। जो यू कोसोव्स्की हैं इन्होंने क्या किया है कि जो होमोफोबिया और मिसोगिनी के बीच में जो लिंक है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। एक्चुअली इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो जो मेन सेंटेंस है जो इनका एक तरह से इनिशिएशन था उसी को यहाँ पे रखा गया है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। नाउ थर्ड वेव 1990s। थर्ड वेव 1990s में आता है। इसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं? ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फेमिनिस्ट एम्बेरेस्ड डाइवर्सिटी एंड individualism in women and sought to define what it meant to be a feminist। इस थर्ड वेव में क्या किया फेमिनिस्ट लोगों ने? जो डाइवर्सिटी है, इंडिविजुअलिज्म है वुमेन में, उसको एम्ब्रेस्ड किया, उसको एक्सेप्ट किया और एक तरह से इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ अ फेमिनिस्ट। Third wave saw emergence of new feminist currents and theories such as intersectionality, sex positivity, vegetarian ecofeminism, transfeminism and postmodern feminism। तो इस वेब के दौरान बहुत सारे जो फेमिनिस्ट करेंट्स और थीरीज आए, इसमें इंटरसेक्सुअलिटी, सेक्स पॉजिटिविटी, वेजिटेरियन इकोफेमिनिज्म, ट्रांसफेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ ऑल अबाउट थर्ड वेव। अब इससे रिलेटेड जो ऑथर और एक्टिविस्ट हैं उनको भी देख लेते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। एवलिन फॉक्स केलर, रिफ्लेक्शन ऑन जेंडर एंड साइंस 1985। एवलिन फॉक्स केलर है, इनका वर्क आया था रिफ्लेक्शन ऑन जेंडर एंड साइंस 1985 में। जॉन स्कॉट अमेरिकन हिस्टोरियन है, कंट्रीब्यूटेड ऑन जेंडर हिस्ट्री। जॉन स्कॉट ने क्या किया? जेंडर हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया है। लाइसबेथ वॉन जुनैन, प्रोफेसर ऑफ सोशलॉजी। जुनैन जो है वो सोशलॉजी के प्रोफेसर हैं और लिबरल फेमिनिज्म को ये सपोर्ट करती हैं। फ्रांसिस बॉनर, वर्क एट टेलीविज़न, इन्होंने टेलीविज़न में वर्क किया है। और बेवरली स्केज जो है ब्रिटिश सोशलॉजिस्ट हैं। एंजेला मैक्रॉबी, ब्रिटिश कल्चरल थियरिस्ट हैं। एन एंग, प्रोफेसर ऑफ कल्चरल स्टडीज़ हैं, मीन्स कल्चरल स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं। मैगी हम, प्रोफेसर ऑफ कल्चरल स्टडीज़, ये भी कल्चरल स्टडीज़ की क्या है? प्रोफेसर हैं। और इन्होंने प्रैक्टिसिंग फेमिनिस्ट 1995 में इनका एक वर्क आया प्रैक्टिसिंग फेमिनिस्ट करके। फेमिनिज्म अ रीडर 1992 में। और सेकंड जो इनका वर्क है फेमिनिज्म अ रीडर 1992 में आता है। जूडिथ बटलर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ दिस कैटेगरी, अमेरिकन फिलोसोफर एंड जेंडर थियरिस्ट, बॉडीज दैट मैटर्स 1993। जूडिथ बटलर जो है अमेरिकन फिलोसोफर और जेंडर थियरिस्ट है और इनका एक वर्क है 1993 में आता है। द टाइटल ऑफ दैट वर्क इज बॉडीज दैट मैटर्स। रिबेका वॉकर, अमेरिकन राइटर एंड प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ थर्ड वेव। रिबेका वॉकर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस है थर्ड वेव की और इन्होंने ही थर्ड वेव जो टर्म है इसको कॉइन भी किया था। इनका जो वर्क है टू बी रियल, टेलिंग द ट्रूथ एंड चेंजिंग द फेस ऑफ फेमिनिज्म 1996 में आता है। नाउ इट्स फोर्थ वेव विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें भी जो क्या इश्यू उठाए जाते थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फोकस ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, द यूज़ ऑफ इंटरनेट टूल्स एंड इंटरसेक्शनलिटी। तो इसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी बात कही गई है और ये सारी बातें आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट भी बोलती ही है। द यूज़ ऑफ इंटरनेट टूल्स, इंटरसेक्शनलिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया गया। दिस वेव सीक्स ग्रेटेस्ट जेंडर इक्वलिटी बाय फोकसिंग ऑन जेंडर नॉर्म्स एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। फोर्थ वेव में जो जेंडर इक्वलिटी थी उसको और हाइट पे उठाया गया है, मीन्स और हाई लेवल की जो इक्वलिटी है वो देने की बात कही गई है वुमेन को। मतलब देना क्या है, दैट इज़ देयर राइट, सो दे शुड हैव दैट।
कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उससे देख लेते हैं। फर्स्ट फीमेल राइटर एफ्रा बेन रेस्टोरेशन पीरियड की हैं। इनका पेन नेम था एस्ट्रिया। तो एफ्रा बेन जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड की हैं और इन्हें क्रेडिट जाता है फर्स्ट फीमेल राइटर का। इन्होंने पेन नेम एस्ट्रिया से अपने वर्क्स लिखे हैं और ये अपने वर्क्स के थ्रू ही अपना लाइवलीहुड चलाती थी। तो शी इज़ द फर्स्ट फीमेल राइटर whose livelihood depend on her writing. Now, first feminist, Anne Finch, the Countess of Winchelsea. फर्स्ट फेमिनिस्ट जो थी वो एन फिंच को माना जाता है एंड शी वॉज द काउंटेस ऑफ विंचेल्सिया। ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म के नाम से जानी जाती है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं वो ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म के रूप में जानी जाती हैं। अब फेमिनिस्ट जो राइटर्स हैं इन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके वर्क पे भी डिस्कस किया जाएगा और उसको लेकर दूसरी वीडियो लेकर आएंगे उससे रिलेटेड। इट्स ऑल अबाउट फेमिनिज्म। प्लीज़ like and share the video and do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching.